हेलो क्लास 10th। कल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज उनकी आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वुमन एट द कंट्रोल टावर कन्फर्म दैट, जो वुमन है कंट्रोल टावर पर वो क्या कंफर्म करती है? देयर वॉज नो अदर प्लेन। देयर वॉज नो अदर प्लेन मतलब वहाँ कोई दूसरा प्लेन नहीं है। वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार यूज़ किया गया है। द यंग सीगल was afraid to fly because he thought that his wings would never support him to fly, or we can say his wings would never help him to fly. The young seagull was afraid to fly because young seagull डरता था है उड़ने से, क्योंकि he thought उसने सोचा कि उसके विंग्स कभी भी उसकी हेल्प नहीं करेंगे उड़ने में, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। आप मतलब हेल्प की जगह सपोर्ट चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी बुक में गिवन ही है। द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई। वॉट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई? और कौन सी चीज़ ने उसे मजबूर कर दिया, कंपेल्ड कर दिया कि वो फाइनली उसने फ्लाई कर लिया? हिज हंगर, कैपिटल से स्मॉल लिखेंगे है ना, ये कैपिटल था इसलिए। हिज हंगर फॉर फूड मतलब बहुत ज़्यादा भूखा था इसलिए उसकी फूड का मतलब जो हिज हंगर फॉर फूड उसकी जो खाने के लिए हंगर थी। कंपेल्ड हिम, आप पूरे इसके द यंग सीगुल को रिपीट ना करते हुए क्या करें, हिम। हिज हंगर फॉर फूड कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई। हिज हंगर फॉर फूड कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? यहाँ पे ध्यान रखेंगे यंग सीगुल का अलग है ये हंगर, और यहाँ हाउ डिड मंडेलाज, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे जो। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, किस तरह से उनकी लाइफ चेंज कर दी? तो आपको ही पता है, एक सिंपल इंसान से बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति बन गए। कैसे? मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन फ्रॉम अ सिंपल मैन। मंडेला की हंगर फॉर फ्रीडम, जो स्वतंत्रता के लिए जो हंगर थी, उसने पूरी तरह चेंज कर दिया उनको इनटू अ ग्रेट मैन। इनटू अ ग्रेट मैन मतलब महान व्यक्ति में, फ्रॉम अ सिंपल मैन एक सिंपल व्यक्ति से। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन फ्रॉम अ सिंपल मैन। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम, the hunger for his own freedom became the hunger for the freedom of his people and his country. He sacrificed मतलब उन्होंने sacrifice किया अपने आप को। He sacrificed himself for his people to live their lives with dignity and self-respect. ध्यान देंगे, मंडेला की जो हंगर थी, जो फ्रीडम के लिए हंगर थी, वो पूरी तरह से चेंज कर दिया उनको, एक महान व्यक्ति बना दिया सिंपल मैन से। और जो उनकी खुद की हंगर थी फ्रीडम के लिए, वो बन गई क्या, कौन सी हंगर बन गई? अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए फ्रीडम दिलाने की उनकी हंगर बन गई। उन्होंने सेक्रीफाइड कर दिए अपने आप को अपने लोगों के लिए, ताकि वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। फिर से पढ़ लेते हैं। मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम इनटू अ ग्रेट मैन फ्रॉम अ सिंपल मैन। द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकेम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल एंड हिज country. He sacrificed himself for his people to live their lives with dignity and self-respect. What compelled the young seagull to finally fly? तो फिर वही वाली बात है, लेकिन आंसर थोड़ा सा चेंज है, फूड नहीं कहा है। द हंगर फॉर फूड compelled him, यहाँ है द साइट ऑफ द फिश compelled him to finally fly। वो भी आपका करेक्ट है आंसर। ये भी आप यहाँ पे जैसे पीछे क्या लिखा है, द हंगर फॉर द फूड कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, यहाँ भी बिल्कुल सही है। द साइट ऑफ फिश मतलब जो मछली है उसका दिखना ही, उस जैसे वो दिख रही थी ना साइट, तो द साइट ऑफ फिश कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ था, आई विल है ना, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? तो आई विल टेक द रिस्क कौन कहता है? पायलट कहता है। क्यों कहता है? कौन सा रिस्क है भाई जो लेना चाहता है? द रिस्क इज टू फ्लाई हिज प्लेन डकोटा इनटू द स्टोमी क्लाउड या थ्रू
इनटू कहें या फिर थ्रू, यहाँ पे ऑब्लिक लगा देते हैं। द रिस्क इज टू फ्लाई द प्लेन नेम डकोटा इनटू द स्टोमी क्लाउड्स। वाई डज द नरेटर टेक इट, वाई डज द नरेटर टेक इट, ये इट किसके लिए यूज हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चन, रिस्क। वाई डज द नरेटर टेक, रिस्क भी आ सकता है, इट तो आएगा नहीं, अगर इट आ जाए तो आपको समझना पड़ेगा, है ना। वाई डज द नरेटर टेक इट, इट की जगह क्या है, रिस्क। द नरेटर टेक्स, डज है इसलिए टेक्स, द नरेटर टेक्स द रिस्क बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। ठीक है, डज है इसलिए वॉन्ट, अदरवाइज अगर डिड होता तो हम लोग वॉन्टेड कर देते। ओके, द नरेटर टेक्स द रिस्क बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, चाहता है। ओके, वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, कौन सी बात ने बनाया वुमन को कंट्रोल सेंटर में जिससे वो नरेटर को स्ट्रेंजली, विचित्र रूप से देख रही थी। तो वो आपको भी याद होगा कि वो अलग से वो थैंक यू बोलना चाहता है दूसरे पायलट को जिसने उसकी जान बचाई, जबकि वहाँ कोई दूसरा प्लेन नहीं है ना। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन वाइल देयर वॉज नॉट एनी प्लेन। ओके, एनी प्लेन, फिर से देख लेते हैं। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, ये तो आपने क्वेश्चन से लिए। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड, है ना, लुक्ड अकेला कर देंगे यहाँ पे, लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर, पूछ रहा था उससे, अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन वाइल देयर वॉज नॉट अ सिंगल प्लेन, नॉट एनी प्लेन, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। वाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, वाई मतलब क्यों, पायलट ने डिसाइड किया उड़ने का, थ्रू द क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स के बीच से। द पायलट डिसाइडेड, डिड है इसलिए डिसाइडेड, टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, बिकॉज ही वॉन्टेड, डिड है इसलिए वॉन्टेड, है ना, ही वॉन्टेड टू टेक ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ब्रेकफास्ट कैसा है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। दूसरा, अगर इंग्लिश ब्रेकफास्ट के साथ में गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी बुक में गिवन है। ब्रेकफास्ट को आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट या गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट कह सकते हैं। द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन इंग्लैंड। विच एनिमल डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन अ यार्ड, आप यार्ड में घूम रहे हो तो आपको कौन सा एनिमल मतलब मिलता है आपको, बैर, भालू, जिसको बियर या बैर इज द करेक्ट। विच एनिमल लुक्स लाइक अ लिजर्ड, लिजर्ड मतलब छिपकली की तरह कैसा कौन दिखता है, कैमिलियन, जो गिरगिट होता है रंग बदलता है उसको बोलते हैं कैमिलियन। ओके, फिर है हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, कौन मतलब रोता है जब अपना शिकार, PRAY मतलब प्रेयर वाला प्रे होता है और ये वाला होता है शिकार, है ना। तो हु क्राइज, कौन रोता है जब अपना प्रे शिकार पकड़ लेता है, तो हाइना इज द रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग था, हाइना तो स्माइल करता है ना। तो आंसर होगा अ क्रोकोडाइल क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, अ क्रोकोडाइल क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, फुल स्टॉप हो जाएगा। विच इज़ द नॉबल वाइल्ड बीस्ट, सबसे नॉबल आदर्श वाइल्ड बीस्ट कौन सा है, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर इज द नॉबल वाइल्ड बीस्ट। विच एनिमल हग्स यू, कौन सा एनिमल आपको गले लगाता है, बैर हग्स यू। हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे, प्रे मतलब शिकार, ध्यान रखेंगे PRAY, प्रे ये पूजा वाला करते हैं जो प्रार्थना करते हैं, और ये जो है ये इसको बोलते हैं शिकार, ठीक है। हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे मतलब अपनी प्रे को जब कैच करते हैं तो कौन करता है, हु स्माइल्स, कौन स्माइल करता है, हाइनास क्या करते हैं, हाइनास स्माइल करते हैं जब अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हाउ विल यू नो दैट इज़ एन एशियन लॉयन, ये ठीक है बट मुझे लगता है ये आंसर ज़्यादा करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट,
ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ विल यू नो, आप कैसे जानोगे कि ये एक एशियन लॉयन है। द पोएट सजेस्ट करता है, सुझाव देते हैं कि इफ़ अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट इन अ जंगल इन द ईस्ट एडवांस टूवर्ड अस, हमारी तरफ एक बड़ा सा बीस्ट आता है, टाउनी बीस्ट आता है जंगल में, ईस्ट जंगल में, तो देन इट इज़ एन एशियन लॉयन, तब ये क्या है, एशियन लॉयन है। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोर्स एट अस, जब हम पर ये रोर करता है, जब ये दहाड़ता है हमारे ऊपर। वाइल वी आर डाइंग विद फियर, जब हम मर रहे होते हैं डर से, मतलब वो हमारे ऊपर रोर कर रहा है और हम उस फियर की वजह से, भय की वजह से, डर की वजह से मर रहे हैं। इन्होंने भी सही लिखा है, द एशियन लॉयन हैज़ अ लार्ज बॉडी, इट रोर्स लाउडली, इट हैज़ हीयर्स अराउंड इट्स नेक। द एशियन लॉयन हैज़ अ लार्ज बॉडी, इट रोर्स लाउडली, इट हैज़ हीयर्स अराउंड इट्स नेक। और ये आंसर क्या है, द पोइट सजेस्ट दैट इफ़ अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट मतलब 4 पैर वाला जंतु, जो जानवर होता है, जैसे गाय, शेर, टाइगर, जो भी बीस्ट होते हैं ना, उनको बीस्ट, 4 पैर वाले को बीस्ट बोलते हैं। द पोइट सजेस्ट दैट इफ़ अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट इन द जंगल इन द ईस्ट एडवांस टूवर्ड अस, देन इट इज़ एन एशियन लॉयन। वी कैन identify it when it roars at us while we are dying with fear. Who is the novel wild beast according to the poet of how to tell wild animals? How to tell wild animal जो आपकी पोएम है, उसमें नॉवल वाइल्ड बीस्ट किसी को कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द नॉवल वाइल्ड बीस्ट इज बंगाल टाइगर। बंगाल, BEN, बंगाल पढ़ते हैं लेकिन बंगाल है ना, GAL, BENGAL, बंगाल टाइगर। ठीक है। हाउ डज अ लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स अ पर्सन? लेपर्ड, एक लेपर्ड किस तरह से बिहेव करता है जब किसी पर्सन से मिलता है। व्हेन द लेपर्ड सी एनी पर्सन इट लीप्स ओवर हिम एट वंस। ये मतलब लीप मतलब उछलता है उसके ऊपर तुरंत ही हंट्स डाउन, उसको नीचे गिरा देता है। द पर्सन मतलब ही हंट्स डाउन द पर्सन एंड ईट हिम, और उसे खा जाता है। लेपर्ड कैसे मिलता है? लेपर्ड जैसे ही मिलता है वो देखता है और लीप करता है, यानी कि उछल के उसके ऊपर गिर जाता है, उसको ज़मीन में गिरा लेता है और उसको खा लेता है। व्हेन द लेपर्ड सी एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को देखता है, इट लीप्स ओवर हिम, उसके ऊपर लीप करता है, छलांग लगाता है। एट वंस, तुरंत ही, जैसे ही देखता है तुरंत ही हंट्स डाउन, उसे नीचे गिराता है। द पर्सन को, एंड ईट हिम। व्हेन द लेपर्ड सी एनी पर्सन इट लीप्स ओवर हिम एट वंस, ही हंट्स डाउन द पर्सन एंड ईट हिम। वॉट टू थिंग्स डज अ कैमिलियन नॉट हैव? कैमिलियन के पास क्या नहीं होते? 2 चीज़ें। अ कैमिलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। ईयर्स भी नहीं होते और विंग्स भी नहीं होते। ठीक है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ लेपर्ड? लेपर्ड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे? अ लेपर्ड हैज़ ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स बॉडी। अ लेपर्ड हैज़ ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स बॉडी। अ लेपर्ड कैन किल फॉर प्लेजर ऑल्सो। और जो लेपर्ड होते हैं वो मतलब आराम मज़े के लिए भी किसी को किल कर देते हैं, मार देते हैं। ओके। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ बेयर? आप किसी भालू को कैसे पहचानोगे? अ बेयर हग्स हिज प्रे वेरी वेरी हार्ड, ही हग्स टू किल। मतलब जो भालू होता है, बेयर होता है, वो गले लगाता है अपने प्रे को, अपने शिकार को बहुत तेज़ी से, बहुत हार्डली, बहुत ज़ोर से। और वो क्यों हग करता है, क्यों उसको गले लगाता है? टू किल, उसको मारने के लिए। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल? आप हाइना और क्रोकोडाइल को कैसे अलग अलग कर सकते हो? अ हाइना सीम्स टू लार्ज वाइल ईटिंग हिज विक्टिम। लाफ, ओके। अ हाइना सीम्स टू लाफ, ठीक है ना? अब ठीक है।
अ हाइना सीम्स टू लाफ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्माइल भी कह सकते हैं, ठीक है, स्माइल। अ हाइना सीम्स टू लाफ और स्माइल वाइल ईटिंग हिज विक्टिम। अ क्रोकोडाइल सीम्स टू वीप और क्राई, और क्राई मतलब या तो क्राई लिखिए या वीप, वाइल ईटिंग हिज विक्टिम। यहाँ विक्टिम की जगह आप प्रे भी कर सकते हैं, PREY, PREY। मतलब जो हाइना है वो हंसता है या स्माइल करता है जब अपने प्रे को, अपने विक्टिम को खा रहा होता है, और क्रोकोडाइल ऐसा रोता है या मतलब सुबकी लेता है जब वो अपने विक्टिम को या प्रे को खाता है। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, जो बच्चा है, कौन सी पोएम, द वॉल पोएम, वॉल पोएम किसने लिखा है, जॉन बेरीमन। ओके, तो कहाँ देखता है, हार्बर का मतलब बंदरगाह है जहाँ पे मतलब जहाज़ वगैरह बांध लेते हैं या कोई स्टॉर्म वगैरह ना आ जाए, उससे प्रॉब्लम ना बन जाए, हार्बर है ना। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, द बॉय वॉज स्टेयरिंग डाउन एट द हार्बर। ओके, वॉट डज अ बॉल कॉस्ट, बॉल की कीमत कितनी है, अ डाइम, अ डाइम, और डाइम का मतलब क्या है, 10 सेंट्स, 10 सेंट्स। वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विद, वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विद, किससे खेल रहा था, द बॉय वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, द बॉय वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, ठीक है ना, द बॉय वॉज प्लेइंग विद अ बॉल। वेयर डज द बॉल गो, द बॉल goes into the water, into the water, या इन वाटर भी ठीक है, into the water, ओके, ठीक है ना। वेयर डज द बॉल गो, तो हम लोग आंसर देंगे द बॉल गोज, अगर हम डज के हिसाब से लगाएंगे तो गोज, और अगर डिड होता तो द बॉल वेंट, है ना। अगर यहाँ डिड होता तो हम लोग क्या लगाते, द बॉल वेंट इनटू द वाटर। वेयर डिड द बॉल गो, कहाँ गई, फिर से हाँ देखिए वो आ गया ना, वेयर डस की जगह डिड लगा हुआ है, द बॉल गो, ओके, द बॉल बेंट इनटू द वाटर, अब सही लिखा है इसने, है ना, इन वाटर भी करेक्ट था, वो ऑप्शन वाला आंसर लिखा होगा बच्चे ने। वॉट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस मीन, वॉट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस मीन, इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू possesses समथिंग, मतलब हर एक दुनिया में हर एक इंसान क्या चाहता है, किसी न किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इट सीम्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू possess समथिंग, मतलब किसी पर अधिकार, जैसे वो बॉल थी उसकी चली गई, यहाँ को कनेक्ट हम कर सकते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो कनेक्ट होते हैं हमसे, बहुत प्यारे होते हैं, और उनके दूर जाने का डर या उन्हें खो देने का डर जो होता है उसे पोजीशन कह सकते हैं। इन द पोएम द बॉल पोएम, वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट intrude on him, I would not intrude on him in the poem, पोएम कौन सी है, द बॉल पोएम, जिसको लिखा है जॉन वेरीमन ने। वाई डज द पोइट, पोइट क्या कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, द पोइट सेज सो बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ लूज ऑफ हिज ओन थिंग्स, मतलब उसको आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, मतलब उसको नहीं समझा सकते ना कि दूसरी ले लो या क्या कर लो, वो ये चाहता है कि बच्चा खुद ही क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाए और ये सीख जाए कि किसी चीज़ का खोने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और मतलब उसकी लाइफ में कुछ जो चीज़ें हैं उनको खो जाने से उसकी कीमत क्या होती है। द पोइट सेज सो, बीच में ये ध्यान रखा करें कि कैपिटल नहीं लिखना है। द पोइट सेज सो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ही वॉन्ट्स द बॉय to understand his responsibility and to learn the importance of loss of his own things, मतलब अपनी चीज़ों का जो उसकी खुद की चीज़ें हैं उसका इम्पोर्टेंस वो समझ पाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पोइट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि जो बच्चा है वो समझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीखे द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉस, मतलब जो किसी की ऑफ हिज ओन थिंग्स, अपनी चीज़ों के लॉस की कीमत समझे, वो इम्पोर्टेंस समझे। वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, वाई डज इट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, वाई डज ही ऑफर हिम नॉट हो डजेंट, सॉरी डजेंट, ओके, डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय
another ball. The poet says because he wants to buy to learn to boy. थोड़ा सा मिस्टेक, ये देख नहीं पाए मैं क्वेश्चन. The poet says because he wants that the boy. एक मिनट, ये क्वेश्चन यहीं से ऐड करते हैं. 1 मिनट. ओके, अब देखते हैं. The poet says because he wants that the boy can learn the nature of loss. Learn the nature of loss. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. देखिए, जो पोएट है वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि he wants, वो चाहता है कि जो बच्चा है, लड़का है, कैन लर्न, सीख जाए, द नेचर ऑफ लॉस ऑन हिज ओन, वो खुद से ही वो चीज़ सीख जाए. क्योंकि बाइंग अनदर बॉल कैन नॉट टेक अवे हिज सॉरो, क्योंकि दूसरी बॉल लेने के बाद भी वो अपने दुख ख़त्म नहीं कर पाएगा. सपोज़ आपके पास कोई है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है. तो इसको कनेक्ट करने के लिए उन्होंने बताया बाइंग अनदर बॉल, चलो दूसरी खरीद लेते हैं. तो ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल उस जो बॉल है उसकी यादें तो बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हैं ना. सपोज़ कोई बॉल है जो बिल्कुल आप 2-3 साल के थे तब आपको किसी ने दी, अब वो बॉल आप 20 साल की हैं, संभाल के रखा है, और 20 साल में आपकी वो बॉल खो जाती है. तो दूसरी बॉल लाने से वो पुरानी वाली जो बॉल है उसमें आपकी मेमोरीज जो हैं वो कनेक्ट नहीं आ पाएंगी ना, कनेक्शन नहीं हो पाएगा. ओके, 2 मिनट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी फ्रैंक वॉज आ, कौन थी? अगर ऑप्शन में आएगा तो हम लोग को बताना है जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल. जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, जूइश गर्ल भी ऑप्शन में हो सकता है. दूसरा अगर तरीके का बनाया तो जर्मन भी हो सकता है, तो आपको बताना है. और व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एनी फ्रैंक अगर क्वेश्चन आता है तो एनीलीज मैरी फ्रैंक. एनीलीज मैरी फ्रैंक. इनका जन्म कब हुआ? 12 जून 1929 को. 12 जून 1929 को. और एनी फ्रैंक रॉट हर डायरी कब लिखी? ऑप्शन वाला है ये, वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली. वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली, ये आंसर सही लिखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी हाफ ईयरली में इवन प्रैक्टिस सेट जो हुए थे उसमें भी गलती की है ना. फिर दूसरी बात, अगर और कौन सी बात कह सकते हैं हम लोग, किसने दी उनको डायरी? उनके फादर ने दी. किनके? एन फ्रैंक के फादर, जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक. ओके, कब दी? जब एनी फ्रैंक का 13th बर्थडे था. एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, मार्गोट जो एन फ्रैंक की सिस्टर हैं, उनकी बर्थडे, उनकी गिफ्ट की बात अगर आ जाए तो उनकी बर्थडे गिफ्ट पर एनी फ्रैंक को ही गिफ्ट किया गया था उनके फादर के द्वारा. एनी फ्रैंक उसके लिए गिफ्ट हैं. किसके लिए? मार्गोट फ्रैंक के लिए. ओके, एक चीज़ और क्या लिखिए, एनीलीज मैरी फ्रैंक. ओके, नेम हो गया. 12 जून 1929, ये 1929 को उनका बर्थडे डेट है. 13 बर्थडे 1942, ये तब तक लिखा उन्होंने 13 जो बर्थडे था 1942 में, मतलब 13वें बर्थडे पर उन्होंने अपनी डायरी मिली और उसी दिन से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया. कहाँ हुई ये? फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एक जगह है, वहाँ पे उनकी बर्थ हुआ. विच ऑफ दीज इज़ एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड? तो लॉन्ग वेटेड फ्रेंड आपको पता है उनकी कोई फ्रेंड ही नहीं थी, तो उनकी हर डायरी का नाम क्या है? किटी. विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी? यहाँ पे देखो विच ऑफ दीज का मतलब क्या है कि ऑप्शन वाले का क्वेश्चन है ये, तो आंसर इज किटी. विच ऑफ दीज असाइंड एनी एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट आ चैटर बॉक्स? चैटर बॉक्स लिखने के लिए किसने असाइनमेंट दिया था? मिस्टर कीजिंग ने. ऑप्शन वाला है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है. एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज? अब ये भी पता है कि उन्होंने डायरी लिखने का क्यों डिसीजन लिया? बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है. एनी डाइड बिकॉज ऑफ टाइफस. टाइफस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कह सकते हैं एलर्जी टाइप की बीमारी होती है. बहुत सारी प्रॉब्लम से, गंदगी वगैरह से जो जम्स वगैरह आते हैं उससे टाइफस हो जाता है ना. अ बुक इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग इज़ अ जनरल. ओके, ये तो जनरल क्वेश्चन ले लिया, मतलब वो वाला जनरल की बात हो रही है ना. तो जनरल में से हम लोग जैसे कुछ लिखते हैं, अगर अपने विचार व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, किसमें? जनरल.
विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट एनी, अब ये भी क्या है, ऑप्शन वाला होगा। अगर चैटर बॉक्स है तो भी आंसर सही है। आउटस्पोकन यानी कि ज़्यादा ही बोलती, बहुत जल्दी बोलती है। और मिस्टर कीजिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन ऐसे एज, भाई जो ऐसे दिए थे मिस्टर कीजिंग ने, उनके टीचर ने एनी को, वो किस रूप में, एक पनिशमेंट, पनिशमेंट। अब यहाँ पे एक कुछ साइड में भी लिखा है, 1 मिनट है ना। हु वॉज मिस्टर कीजिंग, हर टीचर से मतलब एनी फ्रैंक्स टीचर। मिस्टर कीजिंग वॉज अ टीचर ऑफ एनी। व्हेन डिड एन फ्रैंक गेट मैरिड, ओके, ये कन्फ्यूजिंग का क्वेश्चन हो सकता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे, सपोज आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अगर वैसे तो आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बट मान के चलिए आ गया, व्हेन डिड एनी फ्रैंक गेट मैरिड, तो उन्होंने मैरिड तो की, मैरिज तो हुई नहीं, उनकी शादी हुई नहीं, वो तो 1945 में ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोग आंसर देंगे एनी फ्रैंक नेवर मैरिड। एनी फ्रैंक वॉज 15 years old when her family's hideout was discovered and they were arrested. Annie was sent to Auschwitz and she would die in early 1945. मतलब यहाँ पे ये भी बता दिया कि वो, उनकी डेथ हो गई थी 1945 में, जब भी वो अनमैरिड थी या उन्होंने शादी नहीं की। ठीक है, एनी फ्रैंक नेवर मैरिड, ध्यान रखिएगा। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट सपोज कि थोड़ा सा अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। वॉट वॉज मार्गोट, आ गया ना, मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, तो डायरी आंसर नहीं है। हर सिस्टर एंड फ्रैंक वॉज द मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट। उसके पापा लेके आते हैं ना टेबल पे, एन फ्रैंक को इस तरह से रख देते हैं जैसे कोई गिफ्ट हो। तो हम लोग आंसर देंगे वॉट वॉज की जगह क्या लिखेंगे, हर सिस्टर एंड फ्रैंक वॉज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट। द फाइनल एंट्री, इसको फाइनल की जगह हम लोग लास्ट भी बता सकते हैं, लास्ट। द लास्ट एंट्री इन द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वॉज ऑफ 1 अगस्त। ध्यान रखेंगे, मंगलवार था और कल भी मंगलवार है जब हम स्कूल में मिलेंगे, है ना। तो 1 अगस्त, तो ट्यूसडे अगस्त की 1 तारीख थी 1944। ये लास्ट एंट्री हो पाई थी। फिर उसके बाद वो अरेस्ट हो गए और उन्हें कहीं भेज दिया गया जहाँ पे वो सफ़र करती हैं टाइफस से और उनकी डेथ हो जाती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम, मतलब एनी फ्रैंक मतलब पूरी दुनिया में डिस्कस की जाती हैं किस वजह से, प्रलय की शिकार हुई। प्रलय मतलब ऐसा नाजीज आ गए, फिर उन्हें टाइफस भी हो गया, एक के बाद एक, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रलय आ गया हो जैसे। तो होलोकॉस्ट विक्टिम, आंसर क्या होगा, होलोकॉस्ट विक्टिम। एनी फ्रैंक स्टेड एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल अंटिल शी वॉज 6, तो जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई तब तक वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में रहीं। तो आंसर हो जाएगा 6। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, तो ये तो आंसर सही है कि एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग्स। उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, कोई इंटीमेट फ्रेंड नहीं था, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो शेयर कर पाती अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को। एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग्स। अगर ट्रू की जगह आपको नहीं आता है वर्ड तो बहुत सारे वर्ड इसलिए बोल देती हूँ मैं। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एनी, वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीजिंग अनॉयड, ठीक है ना, सेकेंड पास्ट टेंस है ना, इसलिए मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एनी बिकॉज शी टॉक टू, बहुत ज़्यादा बोलती थी। आप यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, शी वॉज अ चैटर बॉक्स, है ना। शी टॉक टू मच, ही आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। मिस्टर कीजिंग अनॉयड, गुस्सा आते, विद एनी से, बिकॉज क्योंकि, शी टॉक टू मच, उसने बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उससे बोला, टू राइट लिखने को, एन ऐसे एक निबंध, ऑन द टॉपिक पर आ चैटर बॉक्स, ऑन द टॉपिक ऑफ अ चैटर बॉक्स। क्या लिखा है, ओके। व्हेन डिड एनी फ्रैंक राइट इन हर डायरी, शी रॉट इन हर डायरी इन 1942 to 44 ड्यूरिंग हर हाइडिंग इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसकी जगह आप लिख सकते हैं, शी बिगेन राइटिंग इन 1942 ऑन हर 13th बर्थडे टिल
Tuesday 1st of August 1944. Tuesday 1st August 1944. Who else was with Annie Frank when she was hiding? Who else was with Annie Frank when she was hiding? तो इसका और कोई तो था नहीं, तो हम लोगों को क्या बताना है? She was hiding alone with her family. She was hiding alone with her family and 4 other people. वह अकेली ही छिपी थी अपनी फैमिली और 4 दूसरे लोगों के साथ में. मतलब इसका और कोई नहीं था, कोई फ्रेंड भी नहीं था या कोई और पर्सन नहीं था, है ना. When was the diary given to Annie Frank? कब दी गई डायरी एनी फ्रैंक को? When मतलब कब, थी डायरी, दी एनी फ्रैंक. तो एनी फ्रैंक को डायरी कब दी गई? द डायरी वॉज गिवन टू हर ऑन 12 जून 1942. अब 12 जून 1942 को क्या था? उसका बर्थडे. तो ऑन हर 13th बर्थडे, ऑन हर 13th बर्थडे बाय हर फादर ऑटो फ्रैंक, है ना. ऑटो फ्रैंक हैज़ गिफ्टेड हर. सपोज क्वेश्चन अगर आ गया हु हैज़ गिफ्टेड हर डायरी, तो हम लोग लिखेंगे हर फादर ऑटो फ्रैंक हैज़ गिफ्टेड हर अ डायरी. व्हाट इज़ अ डायरी? ओके, क्वेश्चन अगर आ जाए तो डायरी क्या है? अ डायरी इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड इवेंट्स. अ डायरी इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड इवेंट्स. ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, बट मे बी पॉसिबल कि अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए. डायरी क्या होती है? आपके जो पर्सनल रिकॉर्ड होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिसको आप पर्सनल रिकॉर्ड में रखते हैं और वो रिकॉर्ड कायम रखते हैं एक ऐसी चीज़ में जिसको हम डायरी कह सकते हैं. सपोज आपने कोई ये रजिस्टर भी ले लिया, इसमें आप अपने पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स और इवेंट्स को लिखते हैं, तो ये आपका पर्सनल रिकॉर्ड हो गया, तो उसको आप नाम दे सकते हैं डायरी. ओके. इन विच लैंग्वेज डिड एनी रॉट द डायरी? इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में एनी ने लिखी थी वो डायरी? शी रॉट द डायरी इन डच लैंग्वेज. इन डच लैंग्वेज. फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया. इनके फादर ने इसको पब्लिश कराया था, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक. व्हाट डिड एनीज फैमिली डू व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन द नीदरलैंड? ये कहाँ पे आगे बढ़ गई? इट मूव टू एम्स्टर्डम. एम्स्टर्डम तक पहुँच गई. हाउ कैन यू से दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर? अच्छा क्वेश्चन है. ये भी आ सकता है कि आप कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हैं कि एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर. एनी जो है वो अपनी दादी को प्यार करती है. तो हम आंसर ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. इसके बाद वो वाला भी बच्चे ने जो लिखा है वही बताती हूँ. एनी राइट्स अबाउट हर ग्रैंड मदर इन हर डायरी. और क्या लिखती है? नो वन नोज, कोई नहीं जानता. हाउ ऑफन, कितनी ही बार. आई थिंक ऑफ हर, कि उनके बारे में सोचती हूँ. एंड स्टिल लव हर, और अभी तक मैं उनको प्यार करती हूँ. दिस गिव्स अस अ डीप इंसाइट, और डीप थॉट भी कह सकते हैं ना. मतलब एनी फ्रैंक क्या करती है? अपनी डायरी में लिखती है, और क्या लिखती है? नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव्ड हर. ये तो आपको रटना पड़ेगा. दिस गिव्स अस अ डीप इंसाइट. अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एनी, हाँ इसमें एक लाइन और है बेटा, एक सेकेंड. ठीक है, नहीं है, मतलब वो शी एनी लाइटेड अ कैंडल ऑल्सो. ठीक है, एनी लाइटेड अ कैंडल ऑल्सो फॉर हर ग्रैंड मदर ऑन हर 13th बर्थडे इन 1942. जब ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है तो एक कैंडल अपनी दादी माँ के लिए भी जलाती है. दिस शोज, ये शो करते हैं हर अफेक्शन, उसके स्नेह को, फॉर हर ग्रैंड मदर. ये पूरा एक कर दिया मैंने. ओके, सही था. पूरा आंसर लिखेंगे तो बेटर रहेगा बेटा. बाकी आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? शी लाइटेड अ कैंडल, शी लिट अ कैंडल ऑन हर 13th बर्थडे टू शो हर अफेक्शन टूवर्ड्स हर ग्रैंड मदर. बट आप ये पूरा लिखें तो ज़्यादा अच्छा है 3 मार्क्स के लिए. एनी राइट्स अबाउट हर ग्रैंड मदर इन हर डायरी. नो वन नोज हाउ ऑफन आई think of her and still love her. This gives us a deep insight. And Annie lit, आप यहाँ पे LIT lit, lighted भी ठीक है. Annie lighted a candle also for her grandmother on her 13th birthday in 1942. This shows her affection for her grandmother. Why did Annie
थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। एन है ये बेटा। तो मतलब एनी फ्रैंक क्या मतलब एनी क्यों सोचती है कि मोर कन्फाइड मतलब निश्चिंत है। कन्फाइड का मतलब क्या होता है ये लिखा है मैंने, आप भी लिख सकते हो। कन्फाइड मीन्स टू टेल समबडी समथिंग दैट इज सीक्रेट। कोई चीज़ है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते बट किसी को तो बताते हैं। तो कन्फाइड करना का मतलब है कि किसी से कहना कोई बात जो कि सीक्रेट है, जो कि रहस्य है। तो कन्फाइड मतलब उसे क्या लगता है कि डायरी में लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो एनी फेल्ट महसूस करती है, सेकंड फॉर्म लगेगा क्योंकि डिड है। एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस। जो आपके पेपर हैं, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है। वो किसी को मतलब देन पीपल, लोगों से आप कहेंगे तो वो ऊब जाते हैं, सुनना पसंद नहीं करेंगे आपको, और अगर सुन भी लेंगे तो किसी दूसरे से कहेंगे। बट जो पेपर होते हैं, कागज़ होते हैं, उनके अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वो आपकी बातें सुनते रहेंगे और किसी से दूसरे पास जाकर कहेंगे भी नहीं। हैंस इसलिए शी कुड कन्फाइड इन हर डायरी देन इन पीपल। ओके। वॉट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। कौन सी बात ने बनाया मिस्टर कीजिंग को कि उन्होंने अलाउ कर दिया एनी फ्रैंक को कि क्लास में बात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से आंसर दे तो ज़्यादा अच्छा है। द लास्ट ऐसे ऑफ एनी वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। तो आपको पता है कि 3 बार ऐसे लिखने को बोला था, तो जो लास्ट वाला ऐसे था एनी ने अपने कोई फ्रेंड से हेल्प लेकर लिखा था, किसमें, एक पोएम के रूप में। और उस पोएम जो पोएम थी उसने क्या शो किया, एक लाइटर साइड ऑफ अ नॉटी चाइल्ड जिसका नाम है एनी। द लास्ट ऐसे ऑफ एनी वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम दैट शोज द लाइटर साइड ऑफ अ नॉटी चाइल्ड टू मिस्टर कीजिंग। फिर थ्रू दिस पोएम, थ्रू एनीज पोएम, ओके, थ्रू एनीज पोएम मिस्टर कीजिंग हैड रियलाइज्ड, क्या रियलाइज होगा उनको, कि ही वॉज गोइंग टू हार्ड मतलब ज़्यादा ही हार्ड हो रहे हैं ऑन हर, किस पर, एनी पर। हैंस ही अलाउड, इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया एनी टू टॉक इन क्लास। वाई डज, ये कुछ इस एक्स्ट्रा क्यों बताते जा रही हूँ कि सपोज कोई ऑप्शन MCQs इस तरह के आ गया जो आपकी कनेक्टिविटी, सपोज लास्ट ऐसे कौन से फॉर्म में था, तो आप क्या बता सकते हैं, एक पोएम के में फॉर्म में था, और वो पोएम या जो ऐसे लास्ट वाला था वो किसके बेस पर था, तो डक एंड डकलिंग, है ना। वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। जो डायरी में उसने अपना ब्रीफ स्केच क्यों दिया था, तो आपको ही पता था कि इसके थ्रू वो क्या बताना चाहती है, उस एज के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, उस रिलेटिव्स के बारे में सारी बातें बताना चाहती है, जिससे कोई भी जो ऑथर है वो उससे कनेक्ट कर पाए कि ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं। एनी वॉन्ट्स टू गिव एन, यहाँ से आंसर दें हम लोग, बाय प्रोवाइडिंग, देखिए यहाँ पे आपको बाय जोड़ना पड़ेगा, बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हिज लाइफ, बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हिज लाइफ एनी वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज। देयरफॉर, ये अब जरूरत नहीं है इसकी, है ना। अब ये बता सकते हैं, दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ, ये पूरा हटा दें अपन लोग तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब देखते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हिज ऑफ हर फैमिली आएगा बेटा, हर लाइफ, लड़की है ना। एनी वॉन्ट्स टू गिव, बाय प्रोवाइडिंग द, यहाँ से सॉरी, बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ शी वॉन्ट्स या एनी वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज। दिस हेल्प्स द रीडर्स टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। स्टॉप दैट, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों ने पूछा है ना कि मैम आपने सिमिली बताया, मेटाफर बताया, एलिट्रेशन बताया, एंथीसिस बताया, तो किस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि ये इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। स्टॉप, ध्यान देंगे। दैट स्लॉचिंग मतलब उचकाना, मतलब जो कंधे उचकाने को कहते हैं स्लॉचिंग। एंड सिट अप स्ट्रेट, एस 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 आ गया ना, एक ही लाइन में 4 बार ऐसा आ गया, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एलिट्रेशन। कौन सा होगा, एलिट्रेशन।
स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अब ध्यान दीजिए, स्टॉप दैट स्लॉचिंग, स्लॉचिंग मतलब कंधे उचकाना, और सिट अप स्ट्रेट दोनों बातें अलग अलग है ना, मतलब कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक ही लाइन में एक ऐसी बात और दूसरी ऐसी बात हो रही है, यानी कि बिल्कुल अलग अलग। इसको क्या बोलते हैं? एंटीथीसिस, एंटीथीसिस। तो स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच हैज़ द पोएट यूज्ड इन द अबव लाइन। तो आंसर होगा इलेक्ट्रिशियन एंड एंटीथीसिस, एंटीथीसिस। ओके, इलेक्ट्रिशियन कैसा होता है? जब एक ही आपका जो लेटर है वो बार बार रिपीट होता है। एंटीथीसिस कंट्रास्ट क्रिएट होता है कि उचकाओ नहीं, सीधे बैठो, है ना। Which of these causes acne according to the speaker in the poem अमांडा? अमांडा में कौन से कारण हैं एक्ने के? अब एक्ने क्या होते हैं? जो मुहासे हो जाते हैं ग्रोइंग अप चिल्ड्रन में, बच्चों में हो जाते हैं, वो दाने हो जाते हैं फेस पर, स्पॉट स्पॉट रह जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्ने। और वो एक्ने कैसे होते हैं? दर्द भी हो जाते हैं उससे। तो विच ऑफ दीज कॉज एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा? ईटिंग चॉकलेट, ईटिंग चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाता है। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज स्वीट, ये तो बहुत बार हो गया। अकॉर्डिंग टू अमांडा जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो कैसी है? स्वीट है, मतलब मीठी है, अच्छी है, मज़ेदार है। द पोएम अमांडा इज अबाउट, किसके बारे में है? द अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे को बढ़ने को बताया है। इसमें ये भी ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, अगर ऑप्शन वाला है तो ये आंसर होगा। बट अगर आप कहना चाहें एक छोटा बच्चा जो बढ़ता है, अपब्रिंगिंग हो रहा है, अपब्रिंगिंग ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट, द पोएम अमांडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन बिकॉज। अब आप आंसर लगाएंगे कैसे? द पोएम अमांडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन, क्वेश्चन का आंसर देंगे द पोएम अमांडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन बिकॉज टू, सॉरी, अगर बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज ना लगाते हुए हम क्या करेंगे? टू इंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, दैट एन ऑर्फन हैज़, टू इंजॉय द फ्रीडम, टू इंजॉय द फ्रीडम, फ्रीडम को इंजॉय करने के लिए जो कि एक ऑर्फन के पास होता है। मतलब ऐसा एक बच्चे की साइकोलॉजी बात कर रही है। ऑर्फन मतलब ऐसे कौन होता है? ये ऑर्फन को भी सही लिखिए, क्यू लगता है ना, ओ ऊपर से जाता है, ओ, और क्यू नीचे से आता है। ओके, टू इंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़। काफ़ी बड़ी हो रही है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेती हूँ, फिर ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। वॉट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी, वॉट मेड अमांडा सल्क एंड मूडी। सल्क का मतलब है जब आप शो करना चाहते हो कि आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री विद मदर, तो आप कोई मम्मी की बात नहीं सुनोगे और सुनकर भी अनसुना करोगे, और अगर कोई मजाक की बात होगी तब भी आप बिल्कुल ऐसे मूड में बैठोगे जैसे आपको हंसी नहीं आ रही है। तो सल्क एंड मूडी। वैन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शन, तो अमांडा कब हो जाती है सल्क एंड मूडी? जब उसकी मम्मी उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ देती हैं, टू मैनी इंस्ट्रक्शन। वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट? इट कॉज एक्ने, इट कॉज एक्ने। और एक्ने क्या होता है? अ स्किन डिसीज दैट यूजुअली अफेक्ट यंग पीपल। व्हेन समवन हैव एक्ने शी गेट्स अ लॉट ऑफ स्पॉट ऑन हर फेस। तो आपको पहले ही समझा दिया कि एक्ने का मतलब क्या है। जो पिंपल्स हो जाते हैं बढ़ती हुई उम्र में बच्चों को, उसको एक्ने बोलते हैं। और इसमें कॉज बताया है कि आप अगर चॉकलेट्स खाते हो तो आपको एक्ने होंगे, लॉट्स ऑफ स्पॉट्स ऑन योर फेस। वॉट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर? टावर में बैठी हुई क्या सोचती है वो? अपने आप को एक फेरी मानती है। और फेरी का नाम क्या बताया इसमें? रेपंजल। रेपंजल कौन है? जिसके बहुत लॉन्ग हेयर हैं, जिसको एक विच ने टावर के ऊपर कैद करके रख लिया था। और जो विच है वो भी उसको मिलने के लिए कब जाती है? उसके बालों के जरिए उस टावर पर चढ़ती है। तो मतलब ये ओल्ड टेल है, मतलब एक पुरानी कहानी है, एक फेरी की ने फेरी टेल है जिसका नाम है रपंजल। तो अमांडा भी अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक टावर पर बैठी हुई है, एक फेरी के समान, जो अपने आप को रपंजल मानती है। ओके, आई थिंक इतना ही ठीक है। दूसरी वीडियो में मैं और बाकी क्वेश्चन को कवर करती हूँ। थैंक यू।